आपने तो सुना ही होगा कि अगले वीडियो में सिद्धार्थ अंकिता से अपने मन में ही प्यार कर बैठता, लेकिन उसकी जीवन या उसकी कहानियों के बारे में या उसकी विचारों को नहीं समझता है, फिर भी उससे अपना दिल दे बैठता है। क्या वह अंकिता के प्यार को पाया है या नहीं पाया? तो चलिए बने रहिए, हम शुरू करते हैं अगला पार्ट आप ही के लिए। तभी छत के सन्नाटे से भरे माहौल में अचानक एक तेज हवा का झोंका सिद्धार्थ के पास से तेजी से गुजरता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका बड़ा भाई नंदू उसके पास से गुजरा है और पास से गुजरते हुए उससे कहकर गया कि नहीं मेरे भाई, ऐसी गलती कभी मत करना। नंदू की मौत के बाद पहली बार सिद्धार्थ को अपने भाई नंदू की उपस्थिति महसूस हुई थी, इसलिए वह अंकिता को अपनी छत पर अकेला छोड़कर चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट जाता है और पलंग पर लेटते हुए उसे गहरी नींद आ जाती है। गहरी नींद आने के बाद उसके सपने में उसका स्वर्गवासी भाई नंदू आकर उससे कहता है, माँ बाबूजी मंजू की जिम्मेदारी मेरे भाई तेरे ऊपर है। और यह कहकर उसका स्वर्गवासी भाई नंदू रोने लगता है और तभी भाई के सपने में खोए हुए सिद्धार्थ के कानों में अपनी माँ की आवाज़ गूंजने लगती है कि बिना खाना खाए ही सो गया, जल्दी चल, सब तेरा खाना खाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अपने नंदू भैया के सामने सपने में खोए हुए सिद्धार्थ के कानों में अपनी माँ की आवाज़ गूंजने लगती है। जैसे ही सिद्धार्थ नींद से जाकर अपनी माँ के गले लगकर कहता है कि माँ, आपने मुझे नींद से जगा दिया, मैं नंदू भैया का सपना देख रहा था। तो तभी उसे अपनी माँ के पीछे अंकिता खड़ी हुई मिली दिखाई देती है। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर उसकी माँ की आंखों में अपने बेटे नंदू की याद के आंसू आ जाते हैं। सिद्धार्थ की माँ अपने आंसू पोंछकर सिद्धार्थ से खाना खाने के लिए जल्दी आने को कहकर उसके कमरे से बाहर चली जाती है। सिद्धार्थ की माँ जाने के बाद अंकिता उसके भाई नंदू की बात सुनकर भावुक होकर सिद्धार्थ से कहती है, मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारे नंदू भैया मेरे जीजा बने। चलो पुरानी बातें छोड़ो, सब मिलकर खाना खाते हैं। सिद्धार्थ कहता है, नहीं, घर पर माता पिता इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं तो घर जाकर ही खाना खाऊंगी, नहीं तो माँ नाराज़ हो जाएगी, अंकिता कहती है। और सिद्धार्थ के कमरे से निकलते वक्त अंकिता के सर पर सिद्धार्थ के कमरे की छत पर रेंगती हुई छिपकली आकर सिर पर गिर जाती है और अंकिता छिपकली के डर से सिद्धार्थ के सीने पर चिपक जाती है। न जाने कब और कैसे सिद्धार्थ अंकिता को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लेता है और अंकिता सिद्धार्थ की बाहों से छूटने की जगह चुपचाप उसकी बाहों में जकड़ती रहती है। और जब सिद्धार्थ काफ़ी देर तक अंकिता को नहीं छोड़ता तो अंकिता कहती है, क्या कमरे के बाहर तक मुझे ऐसी ही बाहों में भर कर ले जाने का इरादा है? तो फिर सिद्धार्थ धीरे से अंकिता को छोड़कर कहता है, बाहर तक नहीं, पूरी ज़िंदगी ऐसी ही बाहों में जकड़े रहने का इरादा है मेरा। अंकिता सिद्धार्थ को कुछ भी जवाब नहीं दिए बिना अपने घर चली जाती है। माँ बाबूजी बहन मंजू के साथ खाना खाते हुए सिद्धार्थ अपने मन में सोचता रहता है कि अंकिता कह रही थी कि मैं नंदू भैया को अपना जीजा बनाने में बहुत खुश थी, और जब अंकिता को मैंने अपनी बाहों में भरा तो तभी उसने मेरा विरोध नहीं किया। शायद अंकिता को भी मुझसे प्यार हो गया है। इसलिए सिद्धार्थ अंकिता को अपने घर की छत पर चढ़ते हुए फ़ोन करके कहता है कि मुझे तुमसे इशारों में कुछ कहना है और तुम्हें समझ कर मुझे अपनी छत पर खड़े होकर फ़ोन पर जवाब देना है। अंकिता से फ़ोन पर बातें करते हुए सिद्धार्थ अपने घर की छत पर पहुंच जाता है। चांदनी रात ऊपर से पारिजात के फूल की खुशबू से पूरी छत महक रही थी। गुलाबी ठंड तुलसी के नीचे जलता हुआ दीपक बहुत खूबसूरत वातावरण के सामने
उसकी प्रेमिका अंकिता अपनी छत पर खड़े होकर ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई अप्सरा या परी उससे मिलने का इंतजार कर रही हो। और जैसे ही सिद्धार्थ इस खूबसूरत माहौल में अंकिता की तरफ अपने प्यार का इजहार करने के लिए इशारा करने वाला होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तभी वही हवा का झोंका उसके कानों के पास से कहता हुआ गुजर जाता है कि मेरा कहना मान ले मेरे भाई। और उसी समय सिद्धार्थ के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। इसलिए अंकिता को गुड नाइट का इशारा करके वह तुरंत अपनी छत से अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट जाता है। और उसकी पलंग पर लेटते ही उसके कमरे में अलमारी के ऊपर रखी पुरानी किताबों में से एक किताब उसके पलंग के आसपास आकर गिरती है। और उस किताब के अंदर में से एक पेपर जिस पर लाल रंग के कुछ लिखा हुआ था किताब से निकलकर सिद्धार्थ के पलंग के पास गिरता है। सिद्धार्थ उस पेपर को उठाकर पढ़ता है और वह उसे नंदू भैया का खून से लिखा हुआ अंकिता की बहन सीमा के लिए प्रेम पत्र था। उस प्रेम पत्र में लिखा था कि मैंने आपके दुपट्टे को पकड़कर चुम्बन करके तो उसे अपना दुपट्टा ही गंगा नदी में फेंक दिया। ऐसा करके आपने मुझे बहुत दुख पहुंचाया। आपका सिर्फ आपका नंदू। गंगा नदी सिद्धार्थ अंकिता की कॉलोनी से थोड़ी सी दूर पर बहती थी। अपनी कॉलोनी के पास बहने वाली गंगा नदी में नंदू के पिता ने नंदू की अस्थियां का विसर्जन किया था। सिद्धार्थ की माँ जब अपने बड़े बेटे नंदू की याद आती है तो वह अपनी छत पर बैठकर खड़े होकर घंटों बहती गंगा मैया को देखती रहती है। इस वजह से सिद्धार्थ के पिता की बड़ी बहन और खुद सिद्धार्थ अपनी माँ को छत पर अकेले ही नहीं जाने देते, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उसके बड़े भैया नंदू का प्रेम पत्र यह पढ़कर सिद्धार्थ सोचता है जब सीमा नंदू भैया को पसंद नहीं करती थी तो नंदू भैया ने उसे भूलने की कोशिश क्यों नहीं की। फिर सोचता है लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि अंकिता भी मुझसे प्यार करती है। मैंने तो उससे अपनी बाहों में जकड़ लिया था, फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि मेरे कहने से अपनी छत पर और आ गई थी। और कभी कभी मुझे पक्का यकीन हो जाता है कि अंकिता भी मुझसे प्यार करती है। और अंकिता जैसे समझदार खूबसूरत लड़की मिलना मुश्किल है, इसलिए अंकिता से दूरी बनाना बेवकूफ़ी होगी। और यह बात सोचते हुए सिद्धार्थ तो सो जाता है, लेकिन अपने घर अंकिता को भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे कुछ दिनों से सिद्धार्थ का रूप बदला सा लग रहा था। और जब सिद्धार्थ ने जिस तरह से उसे अपनी बाहों में भरा था, जैसे एक प्रेमिका को अपनी बाहों में भरता है, तो उससे यह भी समझ आ रहा था कि सिद्धार्थ ने उसे छत पर अपने प्यार का इजहार करने के लिए बुलाया था। किंतु अंकिता किसी भी ऐसे लड़के से प्रेम नहीं करना चाहती थी जो उसके पीछे अपने प्राण देने के लिए तैयार रहे। ऐसे लड़कों पर उससे प्यार नहीं बल्कि दया और तरस आता है, क्योंकि समझदार तुलसी झुलसी शादी के बाद कभी भी झगड़ा हुआ तो तलाक देने की नौबत आ गई तो सिद्धार्थ उसकी अपनी जान भी दे देगा। इसलिए ऐसे प्रेम के खौफ की वजह से अंकिता सिद्धार्थ से अपनी नज़दीकियाँ ख़त्म करने का कोई अच्छा बेहतरीन रास्ता सोचते सोचते सो जाती है। और सुबह उठते ही सिद्धार्थ को अंकिता के साथ प्रेम करने का खौफ भी होने लगता है। उसे अपने माँ बाप बहन को देखकर उस पर बहुत ज़्यादा तरस आता है, क्योंकि वह उस प्रेम की खौफनाक डगर पर चल रहा था जिस पर चलकर उसके बड़े भाई नंदू ने भी पूरे परिवार को अपनी जान देकर जीवन भर का दुख दिया था। उसे अपने घर पर और अपनी बेवकूफ़ी पर उसने उस रात अंकिता को अपनी बाहों में भरकर उसे छत पर बुलाकर बहुत गुस्सा आता है। और उसी समय उसे अपने घर अंकिता की आवाज़ सुनाई देती है। अंकिता उसकी बड़ी बहन मंजू से मिलने के बहाने सिद्धार्थ को बताने आई थी कि वह अपनी बहन सीमा की ससुराल
इस बार दीपावली मनाने जा रही है और सीमा की ससुराल के पास ही विक्रम की बड़ी बहन ने नई कोठी खरीदी है। अंकिता उसको दोनों बातों से गहरी चोट पहुंचाना चाहती थी। पहली बार दीपावली उसे उसके बिना मनानी पड़ेगी। दूसरा, उसे पता था कि विक्रम को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अंकिता की सारी बात सिद्धार्थ अपने कमरे में बैठे बैठे चुपचाप सुनकर सोचता है कि अंकिता ही नहीं, दुनिया की सारी लड़कियों को अपने दीवानों की तड़पा कर जान लेने के में आनंद आता है। इसलिए अंकिता अपनी बहन सीमा के ससुराल में दीपावली मनाने जा रही, क्योंकि अंकिता को अंदाज़ा नहीं हो गया है कि मैं धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित हो रहा हूँ। इसलिए वह मेरे सबसे पसंद के त्योहारों दीपावली पर मुझसे दूर जाकर मुझसे तड़पाने की सोच रही है। उधर अंकिता सिद्धार्थ के कमरे में के बाहर खड़े होकर मंजू की बात करते हुए बार बार सिद्धार्थ के कमरे में के अंदर झांक कर देख रही थी कि सिद्धार्थ तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है या नहीं। चंचल खूबसूरत समझदार अंकिता इसलिए ऐसा कर रही थी कि सिद्धार्थ उसके प्रेम जाल में ना फंसे। और जब सिद्धार्थ की बहन मंजू सिद्धार्थ को आवाज़ लगाकर कहती है, सिद्धार्थ अंकिता से मिल लो, अंकिता अपनी बड़ी बहन सीमा के ससुराल जा रही है और दीपावली के बाद ही आएगी, तो मजबूरी में सिद्धार्थ को कमरे से बाहर आना पड़ता है। और सिद्धार्थ की उसकी यह बात सुनकर अंकिता के सिद्धार्थ की तरफ मुस्कुराकर सिद्धार्थ से कुछ भी कहे बिना वहाँ से चली जाती है दीपावली अपने बहन की ससुराल में मनाने के लिए। और उससे कुछ भी कहे बिना जाने की वजह से सिद्धार्थ अंकिता पर बहुत गुस्साता आता है और वह धीरे धीरे बुड़बुड़ाकर बोलता है कि अंकिता अपनी बहन सीमा जैसी ही घटिया चरित्र की लड़की है। तभी अचानक सिद्धार्थ के कान के पास आकर एक हवा का झोंका कह कर जाता है, सीमा को घटिया चरित्र की लड़की आज के बाद कभी मत कहना। बहुत अधिक तेज से भारी डरावनी आवाज़ सुनकर सिद्धार्थ चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर कर बेहोश हो जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई लड़ाकू विमान उसके कान के पास आकर गुजर गया हो। और जब सिद्धार्थ को होश आता है तो वह माँ, पिता, बड़ी बहन मंजू और अंकिता के माता पिता, आस पड़ोस के लोग से घिरा हुआ है। कुछ लोग कह रहे थे कि सिद्धार्थ को मिर्गी का दौरा पड़ा है और कुछ लोग कह रहे थे कि सिद्धार्थ किसी भी भूत प्रेत का साया है। इसलिए सिद्धार्थ के पिता सिद्धार्थ को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और फिर डॉक्टर की सलाह से पहले मनोचिकित्सालय के पास और फिर भूत प्रेत भगाने वाले तांत्रिक ओझा के पास लेकर जाते हैं। मनोचिकित्सा कहता है कि सिद्धार्थ बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए मरीज की 1 सप्ताह के बाद दोबारा जांच कर लूँगा। और तांत्रिक ओझा कहता है आपके बेटे के ऊपर किसी असंतुष्ट आत्मा का साया है। मनोचिकित्सक की बात को सुनने के बाद सिद्धार्थ के पिता तांत्रिक की भूत प्रेत की बात पर यकीन हो जाता है। और वह जब सिद्धार्थ के तांत्रिक ओझा के पास से घर वापस आता है तब तक अंकिता अपनी बहन सीमा के ससुराल नहीं जाती है। और सिद्धार्थ को कमरे में अकेला देखकर उससे कहती है, मेरे पीछे अपना ख्याल रखना, मैं बीच बीच में फ़ोन करके तुम्हारे हालचाल पूछती रहूँगी। और हाँ, मैं जो भी सलाह दूँ उसको मानना। फिर मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि मैं तुमसे आयु में तजुर्बे से मैं बड़ी हूँ। सिद्धार्थ अंकिता की सारी बात सुनने के बाद दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेता है। और अंकिता जब से धीरे धीरे उसके कमरे से निकलकर सिद्धार्थ के घर से बाहर जाने लगती है तो सिद्धार्थ उसके पीछे से लगातार देखता रहता है और अपने मन में सोचता है, अगर अंकिता ने पीछे मुड़कर देखा तो यह मुझसे प्यार करती है वरना नहीं। और अपने मन में यह सोचता है कि भगवान अंकिता पीछे मुड़कर ना देखे, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अंकिता से को प्रेम को ठुकरा कर उसका दिल दुखा रहा हूँ। किंतु अंकिता को भी पक्का यकीन था कि सिद्धार्थ उसे एक टका लगाकर पीछे से ज़रूर देख रहा होगा। अगर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सिद्धार्थ को लगेगा कि वह मुझसे भी
उसे लगा, इसलिए अंकिता पीछे देखे बिना अपने घर चली जाती है। अंकिता के अपने घर जाते फिर सिद्धार्थ को एक आवाज़ सुनाई देती है कि मुझे भी अंकिता के साथ सीमा से मिलने जाना है। यह दुख भरी आवाज़ उसकी मृत नंदू भैया की थी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लग रही है और इसे आप पूरा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कृपया करके वीडियो को हमारे शेयर करते रहिए, कमेंट में अपना विचार ज़रूर रखिए और जितने भाई लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम मिलते हैं आपको अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।